मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले सस्पेंस और सतर्कता का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष और सवालों की लहर उठ गई है। इसी असंतोष के चलते पार्टी में क्रॉस वोटिंग का डर भी बढ़ गया है। हालांकि एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं, लेकिन मामूली टूट फूट भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकती है। वहीं बीजेपी की तीसरी सीट पर नजर होने से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सभी विधायकों को भोपाल तलब कर लिया है। शनिवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद विधायकों को कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना भेजने पर फैसला लिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ और क्रॉस वोटिंग की आशंका को रोका जा सके। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में उठे सवाल। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर फैसले को बताया बड़ी चूक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किया टैग। कांग्रेस ने बताया ज्ञानचंदानी की निजी राय। क्रॉस वोटिंग की आशंका पर कांग्रेस में बढ़ी सतर्कता। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए बाड़ाबंदी। विधायकों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। मीनाक्षी नटराजन एक बहुत योग्य, सरल, ईमानदार हमारी पार्टी की नेता और कार्यकर्ता है। उनका चयन एक योग्य, ईमानदार, सरल कार्यकर्ता का चयन है। पूरी पार्टी बहुत खुश है, पूरी पार्टी एकजुट है। पूरे नेताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है। क्यों बाड़ेबंदी नहीं करे? बीजेपी ने खरीद फरोख्त की मंडी लगाई हुई है, तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा ना। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में चल रही उठापटक पर भाजपा की पैनी नजर है। वहीं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कहेगी तो भाजपा तीसरा उम्मीदवार भी जिता सकती है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में कयास लगाए जाने लगे हैं कि भाजपा तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में यदि तीसरी सीट के लिए मतदान हुआ तो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। कुल मिलाकर एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट का चुनाव मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि कांग्रेस की एकजुटता की परीक्षा बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा तीसरी सीट की संभावनाओं को हवा देकर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस अपने विधायकों को कितनी मजबूती से एकजुट रखने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तीसरी पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राज्यसभा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान के क्या हैं मायने? कांग्रेस के लिए तीसरी सीट बचा पाना कितनी बड़ी चुनौती? राज्यसभा की तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्यों है नजर? कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तीसरी पर नजर है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जिस तीसरी पर नजर है वो दूसरे की है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी संख्या वर्तमान में 62 है, 62 हैं और राज्यसभा जीतने के लिए 58 लोगों की जरूरत है। मतलब जो निर्धारित संख्या उससे 4 ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस इसके लिए पात्र। कांग्रेस का दावा तीसरी राज्यसभा सीट के लिए एकदम जायज है। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने बूथ प्रबंधन का, अपने चुनावी प्रबंधन का लोहा मनवा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 3 से 73 ले गए।
कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई। तो माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और जब वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी ये कहेगी कि तीसरी सीट पर भी विजयश्री करना है तो उसको भी फतेह करेंगे। और चूंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीतिक उठापटक हुई है, तो कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सभी लोगों का मीनाक्षी नटराजन को समर्थन है और सर्वसम्मति का फैसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली गतिविधियां रही हैं उठापटक की, उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को अपनी निगहबानी में ले लिया है, कहीं कोई इधर उधर नहीं हो जाए, कहीं विधायकों को कोई बहला फुसला ना ले। तो क्रॉस वोटिंग, पांच लोगों की क्रॉस वोटिंग पूरा माहौल बदल देगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये तीसरे पर दूसरी नज़र कितना काम करती। समर सिंह जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो धैर्यवर्धन जी, क्यों धैर्य नहीं रखते? जब जितना है आपका उतना लीजिए, ऐसा क्या मतलब एलपेन लीवे हुआ जा रहा है राजनीतिक माहौल? लाला चाह लपलप इतना भी क्यों कि कोई भी राजनीतिक मर्यादा और शुचिता सभी चूसे ले रहे हो, क्या कहेंगे? नवीन जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हिंदी की बहुत लोकप्रिय कहावत है कि आ बैल मुझे मार जी। अब कांग्रेस पार्टी में ज्ञान चंदा जी ने ज्ञान परोस दिया पूरे प्रदेश में, देश में, कि उनका उम्मीदवार ठीक नहीं है, वह सर्वसम्मत नहीं है, वो सर्वसहमति नहीं है उस नाम पर। दिग्विजय सिंह जी होते तो ज्यादा बेहतर होता। तो जब कांग्रेस पार्टी ने खेल शुरू कर दिया तो हमको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोग इस निर्णय से खुश नहीं है। तो अगर थोड़ा सा हमने भी मुस्कुरा करके कुछ कह दिया तो कांग्रेस पार्टी में इतनी घबराहट क्यों है? ये तो बाड़बंदी पर, घेराबंदी पर, आउट ऑफ स्टेट ले जाने पर पता नहीं कहाँ की बातें इनके यहाँ से निकल करके आ रही हैं, जबकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार का कोई अधिकृत ऐलान भी नहीं किया है, क्योंकि अभी तो हमारी हालातों पर नजर है। और यदि इनको ऐसा लगता है कि इनका उम्मीदवार ठीक नहीं है संगठन की सेहत के नाते, तो देश हित में हमारी सरकार के लिए एक साथी राज्यसभा में और भेज दे, हम इनको धन्यवाद देंगे जो लोग मदद करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो। जी। तो समर जी, मैदाने जंग में सब जायज है ऐसा कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी तो जायज को नाजायज करते, नाजायज को जायज। तो ऐसी वाली स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको आपके कब 46 हो जाएं कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा निगरानी तो रखिए। बिल्कुल सही बात है आपकी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जितना हनन कर सकती है उतना करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चाहे तो किसी भी प्रकार से इन किन प्रकार अपनी सरकार बना लेती है, अपनी मर्जी के जो काम है करवा लेते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया गया, खरीद फरोख्त चली, हॉर्स ट्रेडिंग चली। खैर, लेकिन आज का जो मुद्दा है इस बात से हम आश्वस्त है कि मीनाक्षी नटराजन जी को पूरी पार्टी का सपोर्ट है। सभी विधायक जो है वो मीनाक्षी नटराजन जी के पक्ष में वोट करेंगे, और बेशक मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा जाएंगी कांग्रेस की ओर से। लेकिन जहां तक की बात है आरोप प्रत्यारोप की, तो इस प्रकार के जो बयानबाजी की अगर बात करें जिसके ऊपर मुद्दा केंद्रित है आज की, किसी हमारे एक नेता ने जो है इसको गलत फैसला बताया और फेसबुक के ऊपर अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो ऐसे जो निजी बयान होते हैं काफी लोगों के होते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कोई बहुत बड़े नेता है जो नरेंद्र मोदी जी के चरित्र के ऊपर बात करते हैं, उनकी चारित्र
चारित्रिक के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, कार्यशैली के बारे में बात करते हैं, तो अगर आरोपों की बात माने तो फिर उन बातों को भी सच मानना होगा जो सुब्रमण्यम स्वामी जी और अन्य लोग जो लगाते रहते हैं आजकल। तो काफी ट्रेंडिंग एक महिला भी आती है और बताती है किस प्रकार से मोदी जी, तो उन्हें भी सही मानना चाहिए। नहीं, कुल महिला मिला नहीं, के वो तो बात वरिष्ठ की पत्रकार है, मधु केशवर जी तो वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन सुब्रमण्यम सर, मेरा आपसे आग्रह है, इस बार अगर आप कांग्रेस का भी चयन देखें, मीनाक्षी नटराजन बिल्कुल बूथ लेवल की कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी, हालांकि वो सांसद रह चुकी हैं, राहुल गांधी जी की कोर टीम में उनका केंद्रीय नेतृत्व से खासा टच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखें तो चुग जी की बात तो ठीक है, लेकिन जो रजनीश अग्रवाल जी का उन्होंने चयन किया है, तो जैसे पहले होता था कि पर्ची वाला, कि भाई मुख्यमंत्री अगर उन्होंने सेकंड लाइन से चुन लिया तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन अभी तो ऐसी समस्या नहीं है। तो नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने कहा डमी करे, लेकिन जब वो राज्यसभा सांसद के लिए एक ऐसे कार्यकर्ता का चयन करते हैं जिसको कोई ये नहीं कहेगा कि रजनीश अग्रवाल का चयन गलत चयन। अगर आप पिछले मतलब एक दशक से तो मैं ही देख रहा हूं कि एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की तरह रजनीश अग्रवाल लगातार काम कर रहे हैं, और जब इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को वेटेज मिलता है, वो मौका मिलता है, तो फिर पार्टी विद डिफरेंस की बात समझ में आती। एक भी स्वर नहीं फूटा कांग्रेस में, जरूर एक ज्ञानचंदानी जी ने कुछ बोला है, लेकिन अगर ज्ञानचंदानी जी को बुलवाया गया है और कहीं इसके पीछे कोई है कि तुम बोलो कि हमने पहले ही कहा था कि मीनाक्षी जी ठीक नहीं है और 2-5 इधर उधर हो गए, वो भी संभावना बनी है, तो कांग्रेस दिग्विजय, ये बयान जो कैलाश विजयवर्गीय का है, उसने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई होंगी। तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा एक बार राज्यसभा चयन पर, और ये जो कुछ उठापटक हो सकती है उस पर। देखिए नवीन जी, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार तीनों उम्मीदवार, कांग्रेस के एक उम्मीदवार, भाजपा के दोनों उम्मीदवार, ये दोनों कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, और जमीन से जुड़ करके तीनों की राजनीति जीरो से शुरू हुई है, और तीनों की राजनीति छात्र राजनीति से शुरू हुई है, और अपनी अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। तो मुझे तीनों उम्मीदवार पहली बार ठीक लगे कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ऊपर से दे दिया है, या कोई परिवारवाद हो सकता है, या किसी नेता का कोई खास पट्टा हो सकता है। तीनों के मामले में ये स्थिति नहीं है, तीनों का चयन मुझे ठीक लग रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आपने कहा रजनीश अग्रवाल का, रजनीश अग्रवाल लो प्रोफाइल में चलने वाले लोगों में से हैं, और अगर आप देखेंगे तो भाजपा के दोनों उम्मीदवार, चुग साहब भी और रजनीश साहब भी, दोनों के दोनों संघ और संगठन से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और रजनीश के बारे में एक विशेष बात यह रही है, रजनीश को कई बार पद मिले भी हैं, 1-2 बार उन्होंने टिकट मांगा है जो उनको किसी वजह से नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी उनको पद मिला है पार्टी ने बुला करके दिया है। रजनीश लॉबिंग ना करने वाले नेताओं में से एक है। एक दूसरी विशेषता रजनीश के लिए कोई गठजोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, पद मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, संतोष से काम करने वालों में से रजनीश है। रजनीश की एक दूसरी विशेषता ये भी है, धैर्यवर्धन जी मेरी बात का समर्थन करेंगे, आपको अगर याद हो जब दिग्विजय सिंह जी का सेकंड कार्यकाल था तो संघ ने और संगठन ने ये तय किया कि एक अभियान चलना चाहिए, तो एक जावली कार्यालय बना। उस जावली के उन दिनों प्रभारी अनिल माधव दबे हुआ करते थे, तो रजनीश अग्रवाल उस जावली की टीम के व्यक्ति हैं। मोहन यादव भी उस जावली की टीम के थे, राघवेंद्र शर्मा उस जावली की टीम के थे, राघवेंद्र गौतम उस जावली की टीम के थे, राहुल कोठारी जो महामंत्री बने हैं वो उस जावली की टीम के थे। तो वो जो जावली की टीम की सारी के सारी टीम के लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस दौर में उनको अब एक स्थान मिल रहा है। तो उस जावली की टीम में रजनीश के पास जो काम था, जहां तक मुझे ध्यान है, अगर गलत हूं तो धैर्यवर्धन मुझे ठीक करें, कहीं ना कहीं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेशन का काम और टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ करके मैसेज को किस तरीके से, एक मैसेज को किस तरीके से उसको 10 गुना बनाना है, ये टेबल पर बैठ करके इसके कोऑर्डिनेशन का काम था। टेक्निकल टीम अलग थी, उसके काम दूसरे कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन उस टेक्निकल टीम के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं ये काम रजनीश के पास था। तो मैं समझता हूं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को लिया है, तो मुझे तो रजनीश की भी प्रसन्नता और मीनाक्षी की भी प्रसन्नता। मीनाक्षी को भी आप देखें छात्र राजनीति से मिली, वो किसी गुट में नहीं है, यद्यपि ये माना जाता है कि उनको नाम के चयन में दिग्विजय सिंह जी की सिफारिश रही होगी, ये माना जाता है कि उनके नाम में रही होगी दिग्विजय सिंह की सिफारिश, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो छात्र राजनीति में उन्होंने जब संगठन में आई उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनका बहुत प्रभाव था।
तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि मीनाक्षी का नाम किसने रिकमेंड किया, लेकिन चयन मुझे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का है। ये कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल है। और फिर एक मैसेज और दिया है, ये बात कह करके मैं बात खत्म करता हूँ। कांग्रेस ने एक मैसेज और दिया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव अगर देखेंगे और लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो महिलाओं का वोट परसेंटेज भाजपा को ज़्यादा मिला है। तो कहीं ना कहीं महिला को आगे करके, जमीन से जुड़ी महिला को आगे करके 2028 की तैयारी कांग्रेस ने की है। ये जी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करते हो धैर्यवर्धन जी आप? जी, मैं आपके पास ही बोलना चाह रहा हूँ, रजनीश जी की घोषणा के साथ मुझे सच बता रहा हूँ। नहीं सुनिए तो मेरी बात, वो आप अपनी बोल लेना रजनीश जी के लिए। अच्छा आप बोलेंगे ही, लेकिन मेरा प्रश्न भी तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सदन में पास कराने के लिए एड़ी चोटी की कवायद करते हो आप, और जब राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेशन की बात आती है तो ठीक है, एक महिला हो सकती थी आपके यहाँ। हालांकि ठीक है, रजनीश जी हैं, अच्छी बात। माया नारोलिया जी हैं, जबलपुर से भी एक महिला सांसद हमारे यहाँ। वो तो उस तबके का भी, एससी तबके का भी प्रतिनिधित्व करती है और महिला भी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी श्रृंखला महिलाओं को समय समय पर बड़ा नेतृत्व दिया है, बड़ा दायित्व दिया है। मैं तो चूंकि आदरणीय रमेश शर्मा जी बोल रहे थे तो मुझे एक बात याद आई जो रजनीश जी की घोषणा के साथ आई थी कि महाभारत एपिसोड के अंत में एक गाना आता था, एक उनका महेंद्र कपूर जी का गीत आता था कि नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। स्वर बड़ा मधुर होता था। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को पार्टी चुन करके अवसर दे रही है। ये बहुत अच्छा संदेश है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि संगठन में नए युग का स्वागत हो रहा है और सरकार में नया युग नहीं आ रहा है? सरकार तो मोदी जी ही चला रहे हैं। नितिन नवीन की पीढ़ी संगठन में तो आ गई। एक पहिया में जैसे मतलब एक मेटाडोर चलती थी बहुत पुराने जमाने में, एक गाड़ी आती थी तो एक पहिया तो मेटाडोर वाला, और एक अभी ऐसा समझ लो जो नई गाड़ियां आई हैं किया वगैरह की, तो चल जाएगा कार्यक्रम की नहीं? नहीं, क्रमिक विकास होता है। देखिए, पहले संगठनात्मक दायित्व दिए जाते हैं, फिर सदन में प्रवेश करा दिए, उसके बाद नहीं, मतलब आप ऐसा मानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व जो है वो भी ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई नया नाम ले दे? ऐसा हो सकता है कि मतलब वो उस जगह पर कोई बात नहीं होगी ऐसा? देखिए, मोदी जी दूरदृष्टा, मोदी जी पूरे वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले नेता हैं। अभी देश की उनकी बहुत जरूरत है और वो उचित समय पर उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता रहा है। अभी मोदी जी देश की आवश्यकता। जी, मोदी जी देश की आवश्यकता है। समर सिंह जी, देखिए, आवश्यकता तो ये भी है कि आप अब किसी भी राजनीतिक छल का शिकार ना हो, कोई भी राजनीतिक दावपेच आपको चित न कर पाए, क्योंकि राजनीति त्रिशूली है और अभी तो लंगड़ी लोली है, और राजनीति ने बिकने की उजरत खूब वसूली है। तो वर्तमान में राजनीति अलग स्वभाव की है। तो आप फिर ये नहीं कहना कि हमारे ये 5 चले गए और 7 चले गए। जो करना है करो, लेकिन ये जो आपकी एक जायज जगह है 62 आपके पास हैं, ये 62 के 62 कांग्रेस के साथ खड़े होने चाहिए। एक भी कम होना इस समय पे मतलब कांग्रेस के लिए एक तरीके से राजनीतिक कौशल पर प्रश्न हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और इस बात की आशंका तो हमें भी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो छल से और बल से, धन से जीतती है, तो वो भय नहीं है, एक आशंका है। आशंका इस प्रकार से है कि जो लोग संवैधानिक रूप से नहीं चलना चाहते हैं, देश को नहीं चलाना चाहते हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस बात से पूरा देश और पूरी दुनिया जो है वो आश्वस्त है। उन्हें पता है कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के काम किए हैं। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं वो मीनाक्षी नटराजन जी को ही अपना सपोर्ट देंगे, और आने वाले समय में हम और आप लोग सब देखेंगे कि किस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर राज्यसभा में जाती। जी सर, राज्यसभा के चुनाव जो है बहुत ही बात नहीं की। जी बोलिए। खुद अपनी कमजोर कड़ी तलाश रहे हो 62 मनकों को घुमा कर। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं समर सिंह जी से कह रहा हूं कि अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। हमने तीसरे प्रत्याशी की अभी बात ही नहीं की है।
आप ही कहीं ना कहीं बाड़बंदी, घेराबंदी और तोड़फोड़ ये बातें करने लगे। कमजोर कड़ी आप तलाश रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो सकती कि है, आप ही ने कहाँ कसावट डिबेट लानी का है। टॉपिक चूंकि ये है नहीं नहीं, और कहा है, बात आपके- शुरू हुई है आपके छल कपट कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो तीसरे पर भी हम पूरी जोर आजमाइश करेंगे, कहा है कैलाश विजयवर्गीय। और भारतीय जनता अभी पार्टी के उम्मीदवार छल कपट से कौन वाकिफ कैलाश नहीं जी है। बड़े और नेता और माननीय नगर निगम माननीय से खड़गे जी ने तो लेकर कहा है कि सांप के दिखे और लंबे समय भारतीय तक जनता पार्टी मंत्री दिखे रहे, तो दो पहले राज्यों सांप के को मारो। प्रभारी रहे, एक एक पहले करके भारतीय जनता पार्टी सुनिए को तो, अनुरागी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन मालवा को लीजिए, एक मिनट समझते सुनिए, एक पहले धैर्यवर्धन जी आप बोल लीजिए जरा, एक मिनट बोलिए, बोलिए। कैलाश विजयवर्गीय जी धार मालवा की राजनीति को भी समझते हैं। वे दो प्रांतों के, बंगाल हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, मेयर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को बारीकी से समझते हैं। तो उन्होंने कहा है जब कांग्रेस के यहां से स्वर निकल रहे हैं, स्वर फूट रहे हैं कि कहीं ना कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी जवाबदारी देगी तो तीसरे प्रत्याशी को जिताने पर भी काम हो। जी जी, समर जी क्या कह रहे थे? समर जी बोलिए। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। आप बोल सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। चलिए, टेक्निकल कारणों से समर जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, तो सर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, मोटे तौर पर जहां तक ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी की वक्तव्य की बात आई, तो ये केवल मुझे वो मीडिया तक सीमित रखिए। अपनी इसी चैनल पर मैंने इससे पहले कहा था कि भाजपा केवल 2 उम्मीदवार घोषित करेगी, तीसरे उम्मीदवार भाजपा बिल्कुल फटे में टांग नहीं अड़ाएगी। यदि ऐसी कोई स्थिति बनी कि कम से कम 8 और अधिकतम 10 वोट के साथ कोई विद्रोही कांग्रेस से खड़ा हो, तो फिर उस मौके को भाजपा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा 2 उम्मीदवार घोषित करेगी, भाजपा ने 2 ही उम्मीदवार घोषित करे, भाजपा अपनी तरफ से टांग नहीं फंसाएगी, ऐसा मेरा अनुमान दिखता है। और अभी जिस तरीके से उनका ज्ञानचंदानी का वक्तव्य आया है, उस वक्तव्य ने और मीनाक्षी के नाम ने कांग्रेस के भीतर किसी भी बगावत को बहुत कम कर दिया है। मुझे अब इस समय कांग्रेस के में बगावत की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा प्रचारित होता कि ये दिग्विजय सिंह की कैंडिडेट है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कुछ स्थिति रिएक्शन हो सकती थी। वो उनका जो वक्तव्य आया है वो कहीं ना कहीं वो दोहरी किसी रणनीति के तहत किसी नेता ने दिलवाया, वो वक्तव्य साधारण नहीं है। तो मुझे फिलहाल अभी कोई ऐसी विद्रोह की स्थिति तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी आगे आने समय में अपन और देखेंगे। जी समर जी, उस समय पे तकनीकी कारणों से आपसे दूरभाष पर जो ऑडियो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो प्रश्न मेरा वो, उस समय पे धैर्यवर्धन जी ये कह रहे थे कि भाई सूत ना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, हमने तो तीसरे की बात ही नहीं करी, आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं? बिल्कुल, डर किस बात का है? हम एक ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जिसके पास में दुनिया का सारा धन है, सारे संसाधन है, सारे अधिकारी हैं, सारे चुनाव आयोग से लेकर आईएसआई पे सारी लॉबी है, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ में है। अब हम उनसे नहीं डरे तो आपसे डरने की बात हमारी होती नहीं। हमारा काम है लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना, संविधान के लिए लड़ना, लोकतंत्र के लिए लड़ना, लोगों की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। उनकी बातों तक को सदन, सड़क से लेकर सदन तक ले जाना हमारा काम है। सदन में जाने की हम राज्यसभा के अंदर हमें मौका दिया जा रहा है संवैधानिक तौर पे, उस मौके को हम बिल्कुल पूरा उपयोग करेंगे, जनता की आवाज यहां से लेकर जाएंगे। जहां तक की बात विजयवर्गीय जी की है, विजयवर्गीय जी खुद ही अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ ले, अभी कहां पर हैं, क्या क्या उनकी हैसियत है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और मध्य प्रदेश की सरकार में। खुद ही बोल के जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे हैं तो अपने अधिकारियों को बोल के जाइएगा कि हमारे काम करें, तो खुद ही बोलते हैं मैं टेम्परेरी नेता हूं। तो इस प्रकार की वो अगर ऐसी बात कर रहे तो ठीक है, उनका जिस प्रकार से ज्ञानचंदानी जी का एक निजी बयान था, वैसा ये इनका निजी बयान है। लेकिन हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा पहुंचेंगे। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। धैर्यवर्धन जी आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया ली थी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो तीसरी पर नजर, चौथी पर नजर, पांचवी पर नजर, हर गतिविधि पर नजर, कोई खराबी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी नजर दूसरे की किसी चीज पर है तो समस्या है। एक बहुत प्रसिद्ध गाना था, नमक हलाल नाम की एक फिल्म आई थी, तो उस गाने से मुझे वर्तमान समय की राजनीति की कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं। उसमें एक था कि पराये धन पराई नार पर नजर मत डालो। तो वर्तमान में राजनीति में कहता हूं कि पराये जनप्रतिनिधि और पराई सीट पर नजर मत डालो,
ये आदत है बुरी, ये आदत जल्दी ही बदल डालो, क्योंकि वर्तमान में राजनीति पग घुंघरू बांधकर नाच रही है और राजनीति नाचते नाचते सदन से सड़क पे और सड़क से कहीं और दूसरी तरफ न चली जाए। फिर राजनीति का जो चरित्र है वो दुष्चरित्र हो जाएगा, और दुष्चरित्र हो गया तो राजनीति के खेबन हारे, दुष्चरित्र हो गए अगर नैया के खेबन हारे, तो गंगा हो या बैतरणी फिर प्रभु ही पार उतारे। तो भगवान ही मालिक है। इस समय पे ये खरीद फरोख्त बंद होनी चाहिए। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।